नमस्कार, मैं निरंकार और फिल्म्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है। दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। कह रहा है महाभियोग इम्पीचमेंट प्रक्रिया प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास होना अनिवार्य है। अब ध्यान दीजिएगा, महाभियोग क्या है? तो महाभियोग हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 61 में दिया गया है और इसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, तो उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, आर्टिकल 61 क्या है? आप कहेंगे महाभियोग है। तो हमारे संविधान में सिर्फ एक बार यह कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण, केवल एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण अगर करता है, केवल एक आधार है यही, तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। हालांकि यूएसए से लिया गया है महाभियोग, लेकिन वहां पर कई आधार हैं। ठीक है, अब महाभियोग प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि यह प्रस्ताव लाया गया, तो प्रस्ताव जो होगा ये 14 दिन की पूर्व सूचना पर, यानी पूर्व सूचना पर, और किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा, किसी में भी पहले लाया जा सकता है। मान लो कि लोकसभा में लाया गया, किसमें? लोकसभा में, तो इसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी कि सहमति जरूरी है। 1/4 सदन के सदस्य अगर इस पक्ष में हैं कि महाभियोग लगना चाहिए, तो ही यह प्रस्ताव आ सकता है 14 दिन की पूर्व सूचना पर। अब यहां लोकसभा क्या करेगी? इसको पूर्ण बहुमत से पास करेगी। अब पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है? 2/3 बहुमत। एक ही बार यह भी उल्लेख है, राष्ट्रपति के महाभियोग में ही 2/3 बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो बहुमत पे कभी बात करेंगे, यानी पूर्ण बहुमत के द्वारा इसको पास करना होगा। अब यहां से जब पास हो गया तो ये दूसरे सदन में जाएगा। मान लो कि ये राज्यसभा में आएगा। जब दूसरे सदन में आएगा तो यह चाहे, अगर ये सदन चाहता है तो एक जांच कमेटी बना सकता है, जांच आयोग बना सकता है, और इस जांच आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। भारत का मुख्य न्यायाधीश इस कमेटी का जांच का अध्यक्ष होगा। अब मान लो ये सब हो गया, फिर ये राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने भी इसको क्या किया? पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया। जिस दिन ये पूर्ण बहुमत से पारित हो जाएगा, प्रेसिडेंट का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो इस तरह की ये प्रक्रिया महाभियोग की है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, सबको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कथन पूरी तरह से सत्य है। वहीं दूसरा है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली एवं पांडिचेरी को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल करा गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यह वास्तव में कथन क्या है? गलत है, क्योंकि निर्वाचक मंडल जो होता है, निर्वाचक मंडल, तो पहले तो आप ये समझिए कि निर्वाचक मंडल में होते कौन कौन से लोग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग हैं। तो निर्वाचक मंडल होता क्या, इसको समझिए। निर्वाचक मंडल से आशय वह लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। कौन लोग ऐसे होंगे जो वोट देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में? तो इसमें हम कह सकते हैं कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 54 में वर्णित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो एंग्लो इंडियन का मामला रहा हो और चाहे राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की बात हो, इनको इसमें शामिल नहीं किया था। राज्यों की विधान परिषद से भी नहीं लिया जाता। अब ध्यान दीजिएगा,
ये पहले था। बाद में क्या किया गया कि इसमें एक और ऐड किया गया, किसको आप कहेंगे, दिल्ली और प्लस पांडुचेरी जो विधानसभा है इसके सदस्यों को भी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कर दिया गया, निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। और यह कब शामिल किया गया, तो आप कहेंगे 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको शामिल किया गया। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 42वां संविधान संशोधन लिखा है यह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना जो नोटिफिकेशन है उपराष्ट्रपति जारी करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह भी क्या है, गलत है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है, अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना मतलब चुनाव कब होगा, नाम पर्चा कब भरा जाएगा, नाम वापसी कब होगी, ये सारी बातों का उसमें जिक्र होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट है और प्लस जो वाइस प्रेसिडेंट है इसकी अधिसूचना जारी करता है निर्वाचन आयोग, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें लोकसभा प्लस राज्यसभा एवं विधानसभा प्लस विधान परिषद, तो ध्यान दीजिएगा इसकी अधिसूचना जारी करेंगे प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा मानी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, और इनकी अधिसूचना जो होती है वो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मानी जाती है। जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो जमानत राशि है वो है 15,000 रुपए, और अगर 1/6 वोट नहीं प्राप्त होता है, यदि वो जितना वोटिंग हुआ है वैध मत उसमें से अगर 6वां भाग नहीं प्राप्त होता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, ये वापस नहीं करी जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और प्लस 50 समर्थक होने चाहिए, यानी कि जो वोट देने वाले लोग हैं, विधायक मान लो या सांसद मान लो, उसमें से 50 प्रस्ताव रखने वाले होने चाहिए और 50 समर्थन में होने चाहिए, और दोनों एक नहीं हो सकते। यानी कुल मिलाकर के 100 मेंबर की 100 सदस्यों का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था कि अगर कोई निर्वाचक मंडल खाली है, मान लो कि राष्ट्रपति का चुनाव आ गया और विधानसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ है, सस्पेंडेड है विधानसभा, तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता था। लेकिन 1961 में, यानी 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा यह बात कही गई कि अगर कोई निर्वाचक मंडल खाली भी है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको यह समझते रहना है। अब ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा निर्वाचन में और बात समझ लेते हैं कि जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का वो कैसे होता है। तो आप कहेंगे STV सिस्टम से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं इसको, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति इसको बोला जाता है, या इसी को बोलते हैं लिस्ट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम, या इसी को बोलते हैं संचयी प्रणाली। ये सब नाम आपको ध्यान में रखना है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें प्रति जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है यह वास्तव में गुप्त मतदान होता है, और जो सदस्य होते हैं उस पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है, इस भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ देखिएगा, सांसद होते हैं इनको पिंक बैलेट पेपर दिया जाता है क्योंकि इनका चुनाव बैलेट से होता है, और जो विधायक लोग होते हैं इनको ग्रीन बैलेट पेपर दिया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति कितनी बार भी चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता है, बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है ये वास्तव में आर्टिकल 57 में है, ये 57 में है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव होते हैं। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है।
फिर कह रहा है तो इस आधार पर यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अधिसूचना कौन जारी करता है, निर्वाचन आयोग। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की व्यक्ति के आधार पर 14वीं राष्ट्रपति है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 14वीं राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि क्या हो जाएंगी, 15वीं हो जाएंगी। इसके अगर हम इसको लिस्ट में देख लें थोड़ा सा, तो देखने का प्रयास करिएगा। ये पूरी आपकी लिस्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वेवी गिरी, फिर नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद, और प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू है। तो व्यक्ति के आधार पर ये 15वीं है और सीक्वेंस में ये क्या है, 16वीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे अधिक कार्यकाल जो रहेगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, 2 बार ये राष्ट्रपति रहे, इसको जानते रहिएगा आप, है ना। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। तो जो इसके फैक्ट हैं उन फैक्ट्स को भी आपको याद में रखना है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में ये हैं, क्रम में 16वीं है और व्यक्ति में ये 15वीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस आधार पर देखा जाए तो यह स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन है, तो 2, 3 और 4 यानी C ऑप्शन इसका सही होगा।